You are live, ma'am. Okay. Good morning, students. My name is Simona Datta. I will take your business organization and management paper, which is one of the core subjects for the semester one BCom program. And first of all, welcome to School of Open Learning. आप सबका स्वागत है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में. आपका ये कॉलेज लाइफ की शुरुआत है. तो बिफोर स्टार्टिंग टू द मेन कंटेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहती हूँ. सबसे पहले एक ग्रुप फॉर्म कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर लीजिए विथ योर क्लासमेट्स, ठीक है, ताकि जो डेली इंफॉर्मेशन होती है या फिर मुझे कुछ नोट्स प्रोवाइड करने हैं आपको, तो एक सोर्स हो पाएगा जहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग कि मुझे टू वे कम्युनिकेशन पसंद है, ठीक है. सो आप लोग जो भी डाउट्स है, चैट बॉक्स है यहाँ पर, उस पर आप लिखिए. अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर भी आप चैट बॉक्स के थ्रू लिखिए, ठीक है. ये बहुत ही एक इजी पेपर है, लेकिन इसमें टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो ड्यूरिंग द क्लास अगर आप वो कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, ठीक है. पेपर अगर ऑनलाइन भी होता है, बट अगर आपको पता नहीं कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर है और उसका क्या मीनिंग है एक्चुअल में, तो उसको ओपन बुक एग्जामिनेशन करके भी उस टाइम फायदा नहीं होता, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम में आप ढूंढ भी नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि सारे चीज गूगल में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंटेक्स्ट अलग होता है, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं. सिलेबस में क्या है, हमारा यूनिट 1 है. इट इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स. फर्स्ट यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये 3 टर्म से बना हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. तो बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट क्या है और उसके बीच का क्या डिफरेंस है और वो एक्चुअली एक दूसरे से कैसे अलग है, दिस वी विल सी इन दिस यूनिट, ठीक है. इसके साथ उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, स्पेशली जो आपके सिलेबस में है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का रिलेशनशिप, ठीक है. उसके बाद मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है, ये आप 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके होंगे कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है, उसको हम थोड़े संक्षेप में थोड़ा पढ़ेंगे. उसके बाद है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका कस्टमर्स के तरफ से क्या पर्सपेक्टिव है, एम्प्लॉयज की तरफ से क्या पर्सपेक्टिव है, एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से क्या पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी की तरफ से क्या पर्सपेक्टिव है, ये सब हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन आवर लाइफ, relationship between organization and management and overview of the functions of management, ठीक है. यूनिट 2 है जो कि बिजनेस के एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, ठीक है, कि कैसे सराउंडिंग्स होते हैं, कैसे एनवायरनमेंट होते हैं, माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट में डिवाइड होते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द सेकेंड यूनिट. अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट के जो बेसिक 5 फंक्शंस है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनको हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. 4th में पढ़ेंगे हम डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड 5th यूनिट में पढ़ेंगे साइलेंट डेवलपमेंट्स एंड कंटेम्परेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट. आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर 4 फंक्शंस पढ़ाए जा रहे हैं यूनिट 3 में, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग, एंड 4th में डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. यहाँ पर स्टाफिंग मिसिंग है. स्टाफिंग इसीलिए मिसिंग है क्योंकि स्टाफिंग अपने आप में एक खुद सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, जो कि आप लेटर ऑन सेमेस्टर 5 में इसका एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन जब फंक्शंस के बारे में आता है जो कि यूनिट 1 में है, ओवरव्यू ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, उसमें हम स्टाफिंग को थोड़ा संक्षेप में पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट इट विद उससे अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सजेस्टेड बुक्स क्या है, एक है बासु का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पब्लिशर है मैकग्रॉ हिल एंड एजुकेशन. ये आप लाइब्रेरी में इजीली आपको मिल सकता है, साथ में आपको ई लाइब्रेरी में भी ये बुक अवेलेबल है, ठीक है.
इस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको इंडियन ऑथर का पढ़ना है तो वीके कॉल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पियर्सन एजुकेशन। और अगर कोई इंटरनेशनल बुक से आपको कुछ रेफरेंस लेना है तो आप यू कैन फॉलो पीएफ डकर, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, न्यूयॉर्क, हैम्पर एंड रो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैं आप लोगों को एक अच्छी तरह समझ लीजिए और सुन लीजिए। 2020 में एसओएल का सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, जो रेगुलर कॉलेजेस है वो 75 मार्क्स होते हैं प्लस 25 मार्क्स उनके इंटरनल होते हैं, तो उनका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है और आप लोगों का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है। आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसलिए इसमें आप लोग थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, यही सिलेबस है आपका। इवन आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उसमें भी आप सिलेबस चेक करके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिएगा। ठीक है, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के वेबसाइट पर, तो वो उसको भी आप कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये 3 टर्म है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिसको एक कुछ अपने टास्क, अपने नीड्स एंड डिजायर्स को फुलफिल करना हो, एक मोटिव के साथ हो, तब वो एक साथ आते हैं, तो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन बींग्स है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। अगर आइसोलेशन में रह रहे हैं, अगर उनको बाहरी दुनिया से पसंद नहीं है, तो दैट माइट बी दैट रीजन कि उनका कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है। बट generally human beings cannot live in isolation. They are unable to fulfill their needs and desires alone because every individual lacks the strength, ability, time and potential together. ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है जिसके पास स्ट्रेंथ, एबिलिटी, टाइम एंड पोटेंशियल चारों एक साथ हो। ठीक है, अगर ये चारों एक साथ है तो दैट इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली 99.9% एक इंडिविजुअल में स्ट्रेंथ प्लस एबिलिटी प्लस टाइम एंड पोटेंशियल, ये चारों एक साथ नहीं होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम दूसरों का कोऑपरेशन से अपने गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अर्न करना है तो मैंने एक बिजनेस सेटअप किया, तो मुझे बहुत सारे लोगों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना पड़ेगा, जहां पर कुछ लोगों के पास स्ट्रेंथ होगा, कुछ लोगों के पास एबिलिटी होगी, कोई लोग उनका टाइम 100% फुली इन्वेस्ट कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कुछ लोगों के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, मतलब उनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, उनका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बहुत ज्यादा होगा। तो उससे इन सबके अमलगमेशन, इन सबके कोलैबोरेशन से बनता है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, so human being has to get the cooperation of other persons in achieving his or her goals. ठीक है, in simpler words, organization is viewed as a group of persons formed to seek certain goals. Organization क्या है? एक group of persons है, कोई एक certain goals को achieve करने के लिए। Again I am repeating, organization क्या है? एक group of persons form करते हैं to seek a goals. Goal क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, इस पर भी हम बाद में आएंगे। ठीक है, बेसिकली गोल्स, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, एक फॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बेसिकली गोल होता है टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। ठीक है, आप कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, या फिर आप कुछ सर्विस रेंडर कर रहे हैं, उसके बदले आप एक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस जो गए हैं उससे आप एक्सपेंसेस को रिकवर करने के बाद आपका जो अमाउंट बचता है, दैट इज द प्रॉफिट्स। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ न्यू एंड मॉडर्न इन्वेंशन ऑफ फेनोमेना। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री पर जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कोई नया मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है। जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है टू कंबाइन द एफर्ट्स फॉर अकम्प्लिशमेंट फॉर देयर कॉमन गोल्स। जो भी कॉमन गोल्स है उसको कंबाइन करने के लिए, कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें अपने एफर्ट्स को कंबाइन किया है। क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रेट पिरामिड्स है इजिप्ट में,
वो बनने में करीबन 20 साल लगे, तो कोई एक इंसान तो नहीं बना सकता। ऐसे बहुत लोग होंगे, बहुत लोग जिनके पास सिर्फ स्ट्रेंथ होगा, उनको यूज किया गया है, या फिर ऐसे लोग जिनके पास एबिलिटी हो, और कुछ ऐसे लोग जिनके पास टाइम हो वो चीज बिल्ड करने में, और कुछ ऐसे लोग जिनके पास पोटेंशियल हो। इन सबको टुगेदर मिक्स करवा कर ही एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट पिरामिड्स हुआ था, ठीक है। Similarly, emperors of China used organization 1,000 years ago to construct great irrigation system. Great irrigation system create करने के लिए भी emperors of China, जब civilization just start हुआ था, तब उन्होंने irrigation system क्रिएट किया था। कैसे? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पर्संस फॉर्म टू सीक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स या फिर सर्टेन गोल्स। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू हैने ने क्या कहा है? ऑर्गेनाइजेशन इज हार्मोनियस adjustment of specialized parts for the accomplishment of some common purpose. हैने के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स है। हार्मोनियस के मतलब क्या होता है? कोलैबोरेटिव, मतलब कॉर्डियल रिलेशन। एक दो लोगों के बीच में अच्छा कॉर्डियल रिलेशन, मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन जब होंगे तो उन लोगों को एक स्पेशलाइज्ड पार्ट्स को अकम्प्लिशमेंट करने के लिए, कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए जब लोग एक साथ आते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है, मैं अभी आज अब आपका स्टार्टिंग है, कल आपका पहला क्लास था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, आज आपका एसओएल में सेकंड क्लास है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, एज फार एज आई नो। तो मैं एक चीज आपको बता दे रही हूँ जो कि आपको एट द एंड ऑफ एनी एग्जाम, ठीक है, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने पीएचडी भी किया, जहां पर भी आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, आंसर्स लिखने पड़ेंगे, वहां पर एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई किसी पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन दे रहे हैं, उसमें अगर आप किसी प्रोमिनेंट ऑथर या प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, उनका अगर आप कोई कोट दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है अकॉर्डिंग टू हैने, तो आपका आंसर्स में एक वजन आता है। मतलब अगर जब इवैल्यूएटर चेक कर रहा है तो आपके पेपर को दूसरे लोगों के पेपर से क्यों डिफरेंट माना जाएगा? क्यों? आपको एक इकोनॉमिस्ट, एक एमिनेंट ऑथर के लिखे हुए चीजों को आपको याद है, आपने उसको मेंशन किया है, ठीक है। तो जब भी एक आंसर लिखेंगे तब आपको सबसे पहले कोट करना है किसी भी एक एमिनेंट ऑथर या इकोनॉमिस्ट, उनके अकॉर्डिंग उस डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमास में, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दैट, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है मैंने, इन सिंपलर वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इज पुटिंग टुगेदर ऑफ मेन, materials and machines, which is also known as factors of production to achieve the defined goals, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में 11th-12th में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जो एक प्रोडक्ट, एक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस रेंडर करने के लिए जो जो लगते हैं उसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली 4 टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड लैंड, ठीक है। लैंड, लेबर, मटेरियल, मशीन्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये सबसे जब ये सबको एक साथ लाया जाएगा टू अचीव द डिफाइंड गोल्स, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, ओके। तो organization there is cohesion which result in efficient functioning of an enterprise and resulting into profits to the enterprise, ठीक है। कोहेंशन मतलब क्या होता है कि एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में कोहेंशन है, बट जिससे क्या एक फंक्शनिंग में एफिशिएंट फंक्शनिंग हो सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन से या ऑर्गेनाइजेशन जो अचीव करना चाहते हैं, जिस गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, दैट कैन बी अचीव्ड व्हेन all these things, that is men, materials, machines, entrepreneurship, land, these all factors of production come together to achieve the defined goals, ठीक है। Thus the economic gains of certain enterprises are more and social costs are less. एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एम्प्लॉयज को आप ज्यादा वेजेस दे रहे हैं
और आप गुड्स जो आप कंज्यूमर को दे रहे हैं या जो सर्विस आप रेंडर कर रहे हैं कंज्यूमर को, दैट इज वेरी लोअर कॉस्ट, जिससे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक गेन्स होगा, आपकी गुडविल इंक्रीज होगी, और ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक एंटरप्राइज मोर सोशल एंटरप्राइज मोर गुडविल हासिल करेगा और सोशल कॉस्ट आर लेस। ठीक है। Now we have discussed factors of production. Factors of production में क्या क्या था? Capital, entrepreneurial ability, labor, land. तो इसको हम संक्षेप में थोड़ा पढ़ लेते हैं। Capital क्या होता है? Capital consists of all goods which help in productive process, often known as capital goods. Example: plant and machinery, transport, factories, roads. Sorry. कैपिटल क्या होता है? जो भी आपके टैंजिबल एसेट्स होते हैं, आपको पता है एसेट्स दो टाइप के होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स कौन से? जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज टैंजिबल एसेट्स, जिनको आपकी कोई रीसेल वैल्यू हो सकती है, दैट इज अ टैंजिबल एसेट्स। वैसे गुडविल इंटैंजिबल एसेट्स है, उसको भी सेल किया जा सकता है, बट उसको परचेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा खरीद रहे हैं तब आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन ये सब आप चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर कोर चीज क्या है? कैपिटल क्या होता है? जो टैंजिबल एसेट्स होते हैं, जिससे गुड्स एंड सर्विस गुड्स बनाए जाते हैं फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्टिव प्रोसेस, ऑफन नोन एज कैपिटल गुड्स। एग्जांपल क्या क्या है? Plant and machinery, transport, factories, roads, etc. are the capital goods. ठीक है। Next factors of production is enterprise और entrepreneurial ability. Enterprise या entrepreneurial ability क्या होता है? ऐसे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, इसको that is also one of the factors of production. ठीक है। Entrepreneurial ability has to do with the ability to organize and combine the factors of production. ये जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको एक साथ कौन लाता है? एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। ठीक है। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है कुछ लोगों की, जो कि इन सारे बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं टू अचीव अ सर्टेन गोल। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर. Labor refers to all types of human input used in production, producing goods and services. Example: farmers, shop assistants, managers, factory workers and police. Labor क्या है? All types of human inputs, जो भी human being के inputs है, जिसको हम labor को आज पहले हम labor use करते थे, लेकिन modern ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहा जाता है? लेबर को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जहां पर सारे टाइप ऑफ ह्यूमन इनपुट्स यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे फार्मर्स से आप प्रोडक्ट्स कोई फॉर एग्जांपल फार्मर शुगर केन उगा रहे हैं, उनसे आपने परचेस किया टू मेक शुगर। ठीक है। तो वो भी जो शुगर केन को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, that also comes under the factors of production, that is human resource and that is labor. Okay. So shop assistants, managers, factory workers, police, these all comes under the labor, which is one of the factors of production. Last but not the least factor of production is resources provided by nature, that is land. ठीक है। जो land जिसमें आपने अपने बिल्डिंग को खड़ा किया है, आपके कैपिटल को जहां पर यूज कर रहे हैं, जहां पर लेबर आपका ह्यूमन रिसोर्स वर्क कर रहे हैं, दैट इज नोन एज लैंड। ठीक है। लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो कि नेचर ने प्रोवाइड किया है। एग्जांपल: फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. वी हैव कवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ वी विल कवर द बिजनेस. बिजनेस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ ना, जो पीपीटी में नहीं है, आप घर में बैठकर थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे बिजनेस पर आपके 10 मार्क्स क्वेश्चन आ गया, 7.5 मार्क्स क्वेश्चन आ गया, लेकिन कंटेंट उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। ये तो बिजनेस और मैनेजमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन मैं कुछ और चीजें बोल रही हूँ जो आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, जैसे ब्रिक एंड मॉर्टर जो थ्योरीज है, वो सारे
तो अगर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आप नोट्स बनाकर अपने उसमें डाल रहे, अपने आंसर में पुट कर रहे हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। ठीक है, तो बिजनेस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? बीइंग बिजी, बीइंग बिजी। ठीक है, मतलब एक कोई भी एक्टिविटी के थ्रू अगर कोई ह्यूमन बीइंग बिजी हो रहा है उसको कहते हैं बिजनेस। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस। बट अकॉर्डिंग टू यूर्विक एंड हंट, a business is an enterprise which makes, distributes or provides any article or service which other members of the community need and are willing to pay for that. Business एक business में pardon sorry बिजनेस एक ऐसा एंटरप्राइज है जो कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल और सर्विस अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी जो कि कंज्यूमर्स है उनको पहुंचा रहे हैं, बिकॉज दे नीड दैट पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज और वो विलिंग है टू पे यू फॉर दैट। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? एक एंटरप्राइज है जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू प्रोवाइड द अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, दैट इज कंज्यूमर्स, which they need, want or desire and they are willing to pay you for that। ठीक है, बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन, इट डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर वन इज डील्स with goods and services. Number one is it deals with goods and services. It is the features of business. Next is it is of recurring nature. Recurring nature मतलब क्या होता है? ये बार बार होता है। जैसे आपको पता होगा जो बिजनेस है वो दो एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। ठीक है, बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू two types of activities. One is economic activities and another is non-economic activities. Economic activities क्या होता है? जो ऐसी जो एक्टिविटीज जो कि आप इस मोटिव से कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉफिट मिले और वो रिकरिंग नेचर का होना चाहिए, मतलब वो आप बार बार कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं आपको ये मार्कर मैं किसी को बेच रही हूँ और मुझे ये मार्कर का कॉस्ट है 10 रुपीज और मैंने इसको 15 रुपीज में बेचा, मुझे 5 रुपीज का प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन मेरे पास एक ही मार्कर था, मैं कल और नहीं बेच रही हूँ मार्कर, तो फिर दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी होता है जहां पर रिकरिंग नेचर का हो, मतलब बार बार वो एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे बिजनेस में होता है, दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर आप कोई कंसल्टेंसी फर्म में है या फिर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, दैट इज कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल गेटिंग सैलरी एंड दैट इज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, अब एवरी मंथ में आपको सैलरी मिल रहा है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, मतलब ऐसी एक्टिविटी जहां पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है या फिर रिटर्न में कुछ मिल रहा है एंड दैट इज इन रिकरिंग नेचर। ठीक है, और दूसरी एक्टिविटी क्या होती है बिजनेस में ही? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप आउट ऑफ लव, केयर, पेशेंस, सिंपैथी इसके लिए आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रास्ते में देखा कि एक ओल्ड आंटी रास्ता पार करने की कोशिश कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही ड्यू टू ट्रैफिक, और आपने उनका रास्ता पार कर दिया, तो दैट इज कम्स अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज यू हैव डन विथ रेस्पेक्ट, मतलब आप रेस्पेक्ट की वजह से, आप केयर की वजह से, सिंपैथी की वजह से आपने उनको रास्ता क्रॉस करवाया है। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली जैसे आपके मदर, फादर या कोई भी अगर आपके घर में खाना बना रहे, फैमिली मेंबर अगर खाना बना रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि वो इस मोटिव से खाना नहीं बना रहे कि आप रिटर्न में उनको आप पे करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज आपने किसी मेड को बुलाया है या किसी कुक से आप घर पर एवरीडे खाना बनवा रहे हैं, तो उनके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि उनको रिटर्न में मनी मिल रहा है, साथ में दैट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। ठीक है, सो बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या है? नंबर 1, डील विद गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में ही डील करना पड़ेगा, दैट इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट फीचर इज इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग मतलब जो कंटिन्यूअसली हो, बार बार हो, that is the recurring nature and which is the second feature of the business. Third feature क्या है? मोटिव क्या होता है? To earn profit. The third feature is to earn profit. प्रॉफिट अर्न मतलब गोल ओरिएंटेड, ठीक है, गोल ओरिएंटेड है इसलिए प्रॉफिट अर्न करना है। फोर्थ फीचर क्या है बिजनेस का? रिस्क एलिमेंट होना चाहिए। बिजनेस एक ऐसा एक एंटरप्राइज है जिसमें एक रिस्क एलिमेंट पक्का होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं आज गुड्स एंड सर्विसेज बना रही हूँ और मैं जो अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी दैट इज कंज्यूमर्स को बेच रही हूँ, तो क्या पता उनको पसंद आए नहीं पसंद आए, क्या पता लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। दैट रिस्क एलिमेंट शुड बी देयर एंड दैट विल बी द वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस। ओके, सो 4 फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज। Next is it is of recurring nature. Third is to earn profits, that is goal oriented. And fourth is risk element होना चाहिए उसमें, ठीक है? Now let's move to the next topic which is management. अभी तक हमने business organization and management में business पढ़ लिया है, organization पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे management. Before we study about any particular subject, it is very important कि उस सब्जेक्ट का मेन मीनिंग क्या है वो जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपको पहले बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के मीनिंग्स बता रही हूँ, ठीक है? एंड दिस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस, ठीक है? तो ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस में है एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी दिस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है of getting things done to accomplish goals and objectives of a business. ये क्या है? एक executive process है of getting things done to accomplish goals and objectives of a business. ठीक है? It is the sum total of all administrative executive functions and various other smaller functions to get the desired results for achieving the predetermined targets for desired results. Management एक sum total of all administrative and executive functions and other smaller functions to get the desired goals. मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए क्या? मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? बिफोर दैट आई विल लाइक टू टेक एनी डाउट्स यू हैव टिल नाउ। गुड मॉर्निंग अदिति, गुड मॉर्निंग मुकेश। नीलम, ग्रुप मैं क्रिएट नहीं कर सकते हो, मेरे पास आप सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह नहीं है, तो आपस में आप लोग कोई एक अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए और बाकी सब उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ज्वाइन हो जाइए। एक्सेल के ग्रुप फॉर्मेशन करना पड़ेगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एंटायर सेमेस्टर एंड फॉर रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर टू। परमदीप, सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है? नीलम, ट्राई टू गेट इन टच विथ अदर्स। क्लासेस के थ्रू ही आप एक दूसरे को जान सकते हैं, तो उसके थ्रू आप कांटेक्ट कीजिए एक दूसरे को। प्रेरणा, प्लीज कांटेक्ट एसओएल टीम फॉर दैट, क्योंकि एज फार एज आई नो कि बिजनेस एंड अकाउंट्स की क्लासेस एक साथ नहीं है। अदिति, आई हैव टोल्ड द बेस्ट बुक। बेस्ट बुक करके कुछ नहीं होता है, 4 बुक्स मैंने सजेस्ट किया है, उसमें से आपको जो पसंद आ रहा है नोट्स पे प्रोवाइड कर रही हूँ, पीपीटी में सब कुछ इन डिटेल ही मैं पढ़ा रही हूँ, तो कहीं और से अगर कंसिडर करना है तो मैंने 4 बुक्स आपको बताए हैं। एक वीके गोयल की बुक है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टडी मटेरियल भी अच्छा है, ठीक है? निखिल, गुड मॉर्निंग। मोक्ष, I will provide my email ID and from there
you can contact me. You all can contact me through my email ID. निखिल, अगर एसओएल के यूनिट स्टडी मटेरियल में अगर 4 यूनिट है, एज फार एज नो 5 यूनिट्स है, लेकिन अगर सिलेबस से अलग मतलब सिलेबस में कुछ भी जो भी होगा मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी. अगर वो स्टडी मटेरियल में नहीं है तो मैं उसको डिटेल में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी. यस, एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब जब ये सारे क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं ये पीडीएफ सारे क्लासेस के मैं सेंड कर दूंगी. स्क्रीन ब्लर हो रही है. आई विल सी यू टू दैट. यस, दिस इज द फर्स्ट क्लास. I will give you my email ID if there is the necessity, and you can contact me through that. Factors of production नफरी 4 होते हैं: लैंड, लेबर, मटेरियल एंड एंटरप्रेन्योरियल. ठीक है. ये जो क्लासेस है इसके रिकॉर्डेड वर्जन्स आपके उसमें भी आ जाते हैं, तो आप फिर से जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप रिकॉर्डेड वर्जन को आप पॉज करके स्टार्ट करके आप फिर से पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अगर किसी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज आस्क मी हियर इन द क्लास. ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैं बताती हूँ. जानवी, प्लीज आस्क द एसओएल टीम फॉर दैट अगर क्लासेस क्लैश हो रही है. कोहेशन मतलब कोलैबोरेशन, मतलब हिंदी में कैसे बताऊं मैं. ठीक है, मैं इसको बताती हूँ. टीएन छाबड़ा में एक्चुअली क्या है तनु, कि वो थोड़ा उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो रेगुलर कॉलेजेस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उसमें थोड़ा आपके सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने टीएन छाबड़ा नहीं बोला है. ये जो बुक्स बोले हैं मैंने ये थोड़ा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैंने ये इन बुक्स के नाम बोले हैं. तो टीएन छाबड़ा को आप रेफर कर सकते हैं. जो जो टॉपिक्स आपको कॉमन मिल रहा है उससे आप रेफर जरूर कर सकते हैं. आईडी क्या है? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन कोमल. ग्रुप तो आपको बनना पड़ेगा. लास्ट टाइम भी मतलब है जब भी मैंने पढ़ाया है बच्चे खुद आपस में ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है. तो वो आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको एक दूसरे को जानना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि ये एसओएल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है या आप प्रॉपर एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे. आप ट्राई कीजिए इंटरेक्शन करने की, एक दूसरे का नंबर लेने के लिए, क्योंकि दिस इज द बेस. ठीक है. यहाँ से एजुकेशन स्टार्ट होता है. मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो मास्टर्स कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े कॉलेज से आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम एसओएल. ठीक है. तो एसओएल को आप एक प्लेटफॉर्म समझिए जिससे आप आगे अपने कैरियर में ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. तो एक दूसरे से कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए और फिर उसमें मुझे ऐड कर दीजिए या फिर मैं ईमेल के थ्रू मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी पीपीटी. वो अभी बाद की बात है. अभी पहले एक यूनिट कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी. नहीं, ये पीपीटी मेरा है, सो दिस इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर. ठीक है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ. ब्लैक बोर्ड में मैं जो लिख रही हूँ अगर साफ दिख नहीं रहा है तो मैं साथ में बोल रही हूँ तो उसको आप नोट कर लीजिए. फीचर्स क्या क्या है. फर्स्ट फीचर देखिए, बिजनेस क्या होता है. बिजनेस एक एंटरप्राइजेस है जहां पर आपका मोटिव क्या है, टू सेल योर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कम्युनिटी. मतलब आप कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी लाइक कंज्यूमर्स, सो दैट उनके नीड्स, वांट्स, डिजायर्स ये फुलफिल हो और साथ में रिटर्न में आपको वो पे करे. दे आर विलिंग टू पे यू इन रिटर्न. ठीक है. फीचर्स क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करते हैं. दे डील्स विद द गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड फीचर क्या है, वो गोल ओरिएंटेड है.
प्रॉफिट मेकिंग करना चाहते हैं। थर्ड क्या है, रिकरिंग नेचर है, रिकरिंग मतलब कंटिन्यूअस, बार बार वही काम कर रहे हैं, तो दैट इज अ फीचर ऑफ बिजनेस। एंड फोर्थ इज रिस्क एलिमेंट है, ठीक है, रिस्क एलिमेंट है, उसमें उनको डर है कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दैट कम्स अंडर बिजनेस, ठीक है। तो ये 4 फीचर्स है। फीचर्स मैंने रिपीट कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है पर्टिकुलर में तो फिर प्लीज पूछिए, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसमें आप फिर से सुन सकते हैं। हाँ, लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा। सेम एग्जाम्स आपके मार्च स्टार्टिंग में या एंड में होगा। मैनेज प्लस मेन प्लस थिंग्स, व्हाट डू यू वांट टू आस्क दीपक? गुड, आप लोग ऐसे ही ज्वाइन हो जाइए अपने नंबर से। बिजनेस अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मैनेजमेंट अलग है, दोनों तीनों के बीच में रिलेशन है, बट हम एक प्रॉपर डेफिनेशन फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकते। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आर 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एंड बोथ एंड तीनों में ही आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरल पार्ट मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्टाफ, जो इंसान काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, या फिर अपने जो एम्प्लॉइज है वो काम कर रहे हैं, या फार्मर्स जिससे आपने प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर किया है, वो सब क्या आते हैं, एंटरप्रेन्योरल पार्ट इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मैंने बुक से कमेंट कर दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कोई और डाउट्स है। मैंने अभी टिल नाउ सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद और कोई डाउट्स होगा तो मैं ले लूंगी। अब हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया? मैनेजमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है। एग्जीक्यूटिव प्रोसेस मतलब जो एग्जीक्यूटिव लोग कर रहे हैं, जो कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, एक होता है बॉटम लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। टॉप लेवल और मिडिल लेवल के लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, वो जो सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, जो स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या है? एक सम टोटल ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, executive and other various smaller functions to get the desired results for achieving the predetermined targets for desired results, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि हमेशा एक इकोनॉमिस्ट या एक एमिनेंट ऑथर का डेफिनेशन देना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू गॉर्ज आर टेवी, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस। डिस्टिंक्ट प्रोसेस मतलब एक डिफरेंट प्रोसेस है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग and actuating and controlling perform to determine an accomplished state. Actuating का क्या मतलब है? Actuating मतलब operating, ठीक है। Operations जिसमें होते हैं, not operations in medical terms, but जिससे कोई काम को किया जाता है, ठीक है। एक कार्य, कोई क्रिया को करने को कहते हैं operations, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, यूनिक प्रोसेस है, जहां पर प्लानिंग, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish state objectives by the use of human beings and other resources. Human beings और other resources जो land, labor, capital, इन सबको combine करके, accumulate करके, amalgamate करके, कोई ऑब्जेक्टिव्स और को accomplish करने
को साथ में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस को साथ में करने का डिस्टिंक्ट प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी। ठीक है, तो विल कम टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, बिकॉज इट sets the pace for all subsequent steps in the managerial process. प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि सबसे पहले करना पड़ता है, नॉट ओनली इन मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या इन बिजनेस टर्म्स। आप अगर कोई फैमिली में भी कुछ आपको मैनेजमेंट करना है, या किसी की अगर शादी है, या फिर कोई आप वेडिंग प्लान कर रहे हैं, या फिर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, फॉर दैट we have to say what planning, हम प्लान कर रहे हैं, तो क्या है? प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी कोई भी मैनेजमेंट को करने से पहले हमें उसको प्लान करना पड़ता है। ठीक है, सो वन नीड टू डेवलप अ रोड मैप फॉर द फ्यूचर। रोड मैप मतलब एक जब आप कहीं पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, तो इंडिया में आप दिल्ली से आपको अगर कन्याकुमारी जाना है, तो आप एक मैप देखते हैं, मैप के थ्रू आप जाते हैं, तो दैट इज अ रोड मैप। तो वैसे ही किसी एक डिफाइंड टास्क को या फिर आप किसी गोल्स को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो आपको एक रोड मैप डेवलप करना पड़ेगा कि आप उस गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा कि आप उस तक पहुंचे। जैसे अगर किसी को यूपीएससी क्लियर करना है, तो आप उसके सिलेबस देखेंगे, आप उसके सक्सेस रेट देखेंगे, उस चीज को कैसे कैसे करना है, कैसे किस मंथ में आपको कितना पढ़ना है, आपको कौन से कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना है, ये सब क्या है? एक प्लानिंग है, जिसको क्या कहेंगे हम? रोड मैप। रोड मैप फॉर अकम्प्लिशिंग योर डिफाइंड स्टेप्स, या फिर आपका अकम्प्लिशमेंट ऑफ योर डिजायर्ड गोल्स। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, टू डेवलप अ रोड मैप फॉर द फ्यूचर। प्री डिफाइंड स्टेप्स, रोड मैप को हम क्या कहेंगे? प्री डिफाइंड स्टेप्स भी बोल सकते हैं। टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो उसको अकम्प्लिश करने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, in this step you will have to evaluate methods and strategies to determine how you will progress towards your goal. इसमें आपको आपके जो मेथड्स है, आप उस प्लान को कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं, उस प्लान तक आप कैसे पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज डेवलप करने पड़ेंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कितने लेबर लगने चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स मुझे प्रोक्योर करने पड़ेंगे, उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये सब मुझे प्लान करने पड़ेंगे। ठीक है, सो वी हैव टू मेक स्ट्रैटेजीज, वी हैव टू evaluate the methods to determine how we will progress towards our goal. ठीक है, one may have to look at how things were done in the past to make any adjustment to mitigate errors. अगर आपने पास्ट में कुछ गलती की है, या फिर पास्ट में आपको लॉसेस हुए हैं, तो वो लॉसेस क्यों हुए हैं, उसको आपको पता करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा टू प्लान फॉर द फ्यूचर नीड्स। ठीक है, they have to consider both internal factors like people, time, cost, and external factors like competitors, policies, and general business environment to arrive at a sound planning strategy. अगर आप जब प्लान कर रहे हैं, तो आपको दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, एक इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या आते हैं? इंटरनल फैक्टर्स में आपके स्टाफ आते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स आते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो किस वे में काम करेंगे, वो आपको प्लान करना पड़ेगा। कितने निर्धारित समय में काम करना पड़ेगा, वो आपको प्लान करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो भी आपको प्लान करना पड़ेगा। ये क्या है? इंटरनल फैक्टर्स है, दैट इज पीपल, टाइम एंड कॉस्ट। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आते हैं? कंपटीटर्स, पॉलिसीज एंड जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट। आपके कंपटीटर्स कौन कौन है? जैसे आप अगर सोप बना रहे हैं, तो सोप में
मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे लक्स हो गया, आपके निरमा हो गए, कितने सारे ब्रांड्स हैं। तो आपके कंप्यूटर्स किस प्राइस में कस्टमर्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसीज है, हमारी क्या पॉलिसीज है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब भी कंसिडर करना पड़ता है व्हाइल प्लानिंग फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द डिजायर्ड गोल्स। ठीक है, तो क्या है, प्लानिंग में दो चीज ध्यान रखना पड़ता है, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्लानिंग क्या है, एक रोड मैप है फॉर द फ्यूचर टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। Organizing क्या है? This is where one put their plan into action by establishing a system of authority or hierarchy in the organizational structure. Organization क्या है? जब organizing क्या है? जहाँ पर आपने जो प्लान किया है उसको आप establish कर रहे हो, ठीक है, आप प्लान को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग कैसे होता है? बाय मेकिंग एन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायरार्की। हायरार्की क्या होता है? आई होप आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, ट्राई टू सी द बोर्ड, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन की वजह से शायद दिख नहीं रहा होगा। हायरार्की क्या कहते हैं? रिलेशनशिप, जो एक स्केलर रिलेशनशिप जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, फिर उसके अंडर में बी है, और उसके अंडर में सी है, फिर उसके अंडर में डी ई एफ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो सीईओ है, ठीक है, फिर बी जो है वो मैनेजर है, सी जो है डेप्यूटी मैनेजर है, ठीक है। तो ये जो हायरार्की, इसको हम हायरार्की कहते हैं, ठीक है। एक जो हम बचपन में फैमिली ट्री बनाते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स, देन आवर पेरेंट्स, देन अस, देन कजन्स, हमारे चाचा चाची, ये जो फैमिली ट्री बनते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो फैमिली ट्री बनता है, मतलब किस इंसान के अंदर, किस ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कौन सा इंसान आएगा, मतलब कौन उसके अंडर काम करेगा, ठीक है, वो किसको अपना रिपोर्ट देगा। फॉर एग्जांपल अगर बी मैनेजर है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसने जो भी काम किया है वो ए को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे सी है, सी अगर किसी कुछ रिपोर्ट करना है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? बी को। तो ये जो हायरार्की है दैट इज क्रिएटेड इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जहां पर हमने जो प्लानिंग किया है फर्स्ट स्टेप में, उसको हम एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? by establishing a system of authority or hierarchy in the organizational structure. As opposed to the traditional ways of working where a manager met all relations, today's business world is more dynamic and flexible. पहले क्या होता था? सिर्फ एक मैनेजर सारे रिलेशंस लेते थे, तो एक मोनार्की हो जाता था ऑर्गेनाइजेशन में। मोनार्की मतलब जहां पर एक ही इंसान डिक्टेट करता है। लेकिन अभी ऑर्गेनाइजेशन बहुत डायनामिक हो गए हैं, फ्लेक्सिबल हो गए हैं, तो इसीलिए ऐसे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायरार्की क्रिएट किया जाता है कि मतलब कौन किसकी रिस्पॉन्सिबल है किस वर्क के लिए, कौन किसके अथॉरिटी में है, ये सब इस सब प्लानिंग जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था उसको हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं इन दिस सेकेंड स्टेप दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। Every members of the organization, regardless of position, shares accountability and responsibility. हर एक हायरार्की में हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन रिसोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक वर्कर, हर एक स्टाफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड दे आर अकाउंटेबल टू सम और अदर पर्सन, ठीक है। So there should be an organizational structure that aligns with the workplace and assign tasks that map to the team's skills and abilities. तो एक organizational structure ऐसे create करना पड़ेगा जहां पर पता हो कि कौन किसके अथॉरिटी में है, कौन किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, कौन अपना रिपोर्ट किसको देगा, कौन उसके वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सब हम किसमें करते हैं? हमारे नेक्स्ट फंक्शन दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इट रिक्वायर्स ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों से ही काम होता है तो इसलिए इट रिक्वायर्स ग्रुप ऑफ पीपल। इट इन्वॉल्व्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ए जो सीईओ है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे काम है, ठीक है,
लेकिन सारे काम सेम मात्रा में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, 3 टास्क है सीईओ के पास, जो कि टास्क ए एंड टास्क 1 एंड 2 है, विच इज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, वो सीईओ के अलावा कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है। सॉरी। जो टास्क बी है वो डेलीगेट कर सकता है, मतलब वो बी को दे सकता है, दैट इज मैनेजर, कि आप मेरे बदले ये काम कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में उन्होंने टास्क 3 को मैनेजर को तो दे दिया, लेकिन उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल सीईओ ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट लेज डाउन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्किकल रिलेशंस। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, मतलब कौन किसके रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, कौन किसके अथॉरिटी में है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, that is created in the organizing function, that is there is a formal structure of hierarchical relations. Fourth feature is the structure is a tool of obtaining organizational goals, so roles are specifically and clearly defined. जो भी किसका कौन सा काम है, आप अगर मैनेजर है तो आपका ये काम है, अगर आप वर्कर है तो आपका ये काम है, अगर आप फोरमैन है तो आपका ये काम है, तो सारे काम डिवाइड किए जाते हैं इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? जहां पर आप न्यू टैलेंट्स को हायर करते हैं, आप उनको टेक्निकल एक्सपर्टाइज देते हैं, आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, आप उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, आप उनको कंपनसेशन देते हैं, कंपनसेशन इन द टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, सैलरी, बोनस, आप जब वो सारे फंक्शंस आते हैं किसके अंडर? स्टाफिंग। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि इंसान से ही, लोगों से ही, मेन से ही, वुमेन से ही एक ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। they have to assign tasks based on each team members knowledge, skills and abilities, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KSA। KSA मतलब नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। आप हर आपने जिनको रिक्रूट किया है, जिस भी एम्प्लॉय को आपने रिक्रूट किया है, उसके अकॉर्डिंग, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपने उनको काम डिवाइड कर दिया है, आपने उनको उनका टास्क असाइन कर दिया है। ठीक है, हायरिंग ऑफ न्यू टैलेंट फॉर स्पेसिफिक टास्क दैट रिक्वायर्स स्पेसिफिक टेक्निकल एक्सपर्टाइज, assessing the needs of employees in the terms of incentives, training and development, compensation and critical aspects of staffing. बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्टाफिंग में, जैसे सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, देन आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर आप डेवलपमेंट करवाते हैं उनका, फिर कंपनसेशन पैकेज के बारे में सोचते हैं कि मतलब उनका पैकेज क्या होगा, उनको क्या सैलरी दिया जाएगा, क्या बोनस दिया जाएगा। दिस ऑल कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ओके, an effective manager will have to have the insight to evaluate the competency and efficiency of their employees. This is to ensure that their assigned tasks match their skills. जो टास्क है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी आपकी प्रेमाइस की सिक्योरिटी करवानी है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड को ही आप उसके स्किल्स को देखकर आप उनको रिक्रूट करेंगे। ठीक है, आप कोई MBA को रिक्रूट करके सिक्योरिटी गार्ड का टास्क नहीं दे सकते, राइट? सो यू हैव टू मैच the knowledge, skills and abilities of the competent personality, competent person with your assigned task. आपका जो टास्क है और जो इंसान का knowledge, skills and abilities है, दोनों को amalgamate करके उसके अकॉर्डिंग आप टास्क असाइन करते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद सुपरवाइजिंग टीम्स प्रोग्रेस। जो अभी तक आपने स्टेप्स किए हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, उस चीज को आप एक डायरेक्शन देते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीडरशिप क्रिएट करते हैं इन द प्रोसेस डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद सुपरवाइजिंग टीम्स प्रोग्रेस। जो आपने सबसे पहले प्लान किया, फिर उसको एक्शन में डाला थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, एक हायरार्की क्रिएट किया, फिर आपने स्टाफिंग किया, ताकि आपने रिक्रूटमेंट किया ताकि लोग उस काम को करें। ठीक है, उसको आप सुपरवाइज करेंगे थ्रू द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, in this step they have to keep an open channel for communication. कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप भी साथ में चैट बॉक्स में अपने डाउट्स दे रहे हैं, साथ में अगर आपको कोई
क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी भी प्रोसेस के लिए, वो आप पूछ रहे हो, दैट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई चैट बॉक्स नहीं होता और मैं सिर्फ पढ़ा पढ़ा कर चले जाती हूँ, ठीक है, और आपका डाउट्स क्लियर नहीं करती हूँ, तो दैट विल बी टर्म्ड एज वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पर मैं सिर्फ एज अ स्पीकर बोले जा रही हूँ और आप एज अ लिसनर सुने जा रहे हो, लेकिन कोई एक्सचेंज ऑफ फीडबैक या एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो, तो दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन मैनेजमेंट में विच इज वन ऑफ इन मैनेजमेंट की फंक्शन विच इज one of them is directing, उसमें क्या होता है, open channel of communication, that is two way communication is there, ठीक है। A great way to do this is by giving and receiving feedback to address any problem areas and improve performance। जैसे कि मैंने कहा, फीडबैक रिसीव करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर किसी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा किसी एम्प्लॉय का, तो उसके थ्रू जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, दैट सुपरवाइज एंड कीप एन ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। This is where manager have to act as a leader, navigate conflicts and motivate employees to take initiatives। यहाँ पर इस फंक्शन में मैनेजर जो है वो एक लीडर की तरह काम करता है, ठीक है। साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं अगर दो एम्प्लॉयज को, उसको नेविगेट करते हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, साथ में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ताकि वो न्यू इनिशिएटिव्स ले, न्यू प्रोजेक्ट्स ले और उन पर काम करें, ठीक है। Last but not the least function of management is controlling। Controlling fifth function है management का। This is the step to measure the progress of each step established till now to achieve the organizational goals। सबसे पहले हमने प्लानिंग किया, फिर उसको एक्शन में डाला थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, हमने हायरार्की क्रिएट किया, उसके बाद उस काम को करने के लिए हमने क्या किया, स्टाफ को हमने रिक्रूट किया, स्टाफिंग किया, और वो स्टाफ सही से काम कर रहे हैं कि नहीं उसके लिए हमने सुपरवाइजिंग किया, उनको मोटिवेट किया, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को नेविगेट किया। उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं वो एक एस्टैब्लिश्ड वे में चल रहे हैं, जैसे हमने सोचा है उस वे में चल रहे हैं। फॉर दैट द नेक्स्ट फंक्शन कम्स, दैट इज कंट्रोलिंग, ठीक है। This steps require coordination with the employees in order to ensure that they are moving in the right direction and in the right manner। एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम चेक करेंगे कि एम्प्लॉयज सारे कोऑर्डिनेटेड है, वो एक प्रोसेस में काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट स्टेप दैट इज प्लानिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में हम ये चेक करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लूलिक्स, ग्लूलिक्स एक एमिनेंट ऑथर है, कंट्रोलिंग इज अ बंडल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम कंट्रोलिंग के थ्रू हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, वो कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, और जो रिपोर्टिंग टर्म्स है वो सही है कि नहीं। साथ में हम बजट भी बनाते हैं इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस की, जो हमने फर्स्ट में बजट बनाया था वो बजट सही वे में चल रहा है कि नहीं, एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा तो नहीं हो जा रहे। दीज ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। Thus, controlling is a constant and continuous, constant and continuous है, क्योंकि जैसे फर्स्ट स्टेप हुआ, उसके बाद सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिर फिफ्थ स्टेप में नहीं आते। कंट्रोलिंग जब स्टाफिंग हो रहा है उसमें भी चेक कर रहे हैं कि वो बजट के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, वहां पर भी देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। फिर जब डायरेक्शन में अब सुपरवाइजिंग कर रहे हैं वहां पर भी कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, वहां पर जो सबऑर्डिनेट्स है वो सुपीरियर के बारे में के बात समझ रहे हैं कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं। These all are constantly done and continuously done in the process of controlling, ठीक है। It can control not only the activities and processes but also the people who achieve them, ठीक है। So these all are the functions of management। Now let's come to the relationship between organization and management। Among the various functions of planning, staffing, directing and controlling, one main function of management is organization, which literally means organizing the various tasks, responsibilities, duties and authorities in the business to create proper line of functions। अभी हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मेन फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लिटरल मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग द वेरियस टास्क, responsibilities, duties and authorities in a business to create a proper line of functions। अगर आप सेकेंड स्टेप में जहां प्लानिंग करने के बाद एक्शन में आ रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, वहां पर अगर आपने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, अथॉरिटीज, टास्क इन सबको अलाइन नहीं किया है, उसको आपने ध्यान नहीं दिया है,
तो आपका पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस बिगड़ सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एंड दिस लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। This line of functions create a structure of functioning commonly known as organization, which determines how various elements of the organization interact. Through the process of organizing, हम ये देखते हैं कि various elements of the organization, that is कौन सा इंसान कौन से इंसान को की अथॉरिटी में है, कौन किसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या किसका टास्क है, ड्यूटीज है, दिस all are determined in the process of organizing, which is called as organization. This organization structures leads to the productivity and success of the business. ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अगर आपका स्ट्रक्चर सही है उस हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे इन यूनिट 2 या 3 आई गेस, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लाइन स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन किस नेचर का है, क्या गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विस रेंडर दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लीड्स टू प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। अगर आपने सही स्ट्रक्चर नहीं बनाया होगा at the time of your second function, that is organizing, तो पूरा मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। So hence organization is only a part of a bigger picture called as management. मैनेजमेंट एक बड़ा पिक्चर है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आता है। मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शंस आते हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट के अंडर आता है, ठीक है, अंदर आता है, ठीक है, हिंदी वाला अंदर, ठीक है। अगर ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी ये पूरा अगर मैनेजमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन एक उसका पार्ट है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली अ पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर, दैट इज मैनेजमेंट, ठीक है। क्लियर टिल नाउ? Now let's come to the difference between organization and management. Management और organization के बीच में क्या difference है? Organization is the structure by which a coordinated and cooperative interrelationship is established between the workers, the management and their work. Organization से क्या एक structure create होता है, coordinated and cooperative interrelationship establish होता है between workers, management and their work. ठीक है, एक हायरार्की क्रिएट होता है, ठीक है, कि कौन कौन सा काम करेगा, कौन सा स्टाफ क्या काम करेगा, मैनेजमेंट उस काम को कैसे उस टास्क को कैसे देते हैं उस पर्टिकुलर इंसान को, उसका काम कैसे होगा, एक कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होता है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर बट मैनेजमेंट इज द प्लान ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन एंड गोल्स अकम्प्लिश्ड बाय द सबऑर्डिनेट्स। मैनेजमेंट से क्या होता है, मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, एक प्लान ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। जो भी आपका काम है वो आप लोगों से करवा रहे हैं ताकि आपका गोल अकम्प्लिश्ड हो जाए, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ऑर्गेनाइजेशन का कोर एरिया क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू एक्सिक्यूट इट्स अदर फंक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैनेजमेंट का एक पार्ट है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजेशन उसका एक पार्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? एक समराइजेशन ऑफ सेवरल एक्टिविटीज, दैट इज प्लानिंग, सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन, finding right staff at the right time for the right job and leading them, motivating employees, coordinating, controlling various functions of the enterprises, ठीक है। मैनेजमेंट एक होलिस्टिक है, एक बड़ा अप्रोच है, एक वाइडर स्कोप है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का एक नैरो स्कोप है, ठीक है। फंक्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? जब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक लाइन्स ऑफ अथॉरिटी बनाना, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, एक हायरार्की क्रिएट करना, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिसाइड करना, किसकी क्या अथॉरिटी है वो डिसाइड करना, दैट कम्स अंडर द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्लानिंग, एस्टिमेशन एंड पेपरवर्क। मतलब जो भी फंक्शंस है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सब आता है किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर। Next is objective of organization. Organization aims at performing the planned activities through creating proper work environment. Organization का क्या है? एक हायरार्की बनाना, एक प्लान
प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना, टू क्रिएट अ प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर पता होगा कि मैं किसके अथॉरिटी में हूँ, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली काम एक स्मूथ वे में चलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द कंप्लीशन ऑफ डेलीगेटेड वर्क बाय द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज एंड टू गिव नेसेसरी डायरेक्शन फॉर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट फॉर अचीविंग द प्रीडिटरमाइंड टारगेट्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच है जहां पर आप सुपरवाइज करते हैं, आप प्लान करते हैं, आप ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि आपका जो प्रीडिटरमाइंड टारगेट है वो आप अचीव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कोप, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ऑर्गेनाइजेशन का एक नैरो स्कोप है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैकबोन है मैनेजमेंट का। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा तो मैनेजमेंट कैसे होगा, राइट? मतलब ये जो 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, पांचों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी फंक्शन को हम स्किप नहीं कर सकते। अगर हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को स्किप कर दिया तो इसका जो बैकबोन है मैनेजमेंट का वही टूट जाएगा। कि आपने सही वे में, अगर आपने स्ट्रक्चर हायरार्की क्रिएट ही नहीं किया है तो आपका मैनेजमेंट एकदम खराब वे में आ जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट का स्कोप क्या है? ब्रॉडर स्कोप है, ऑर्गेनाइजेशन से सुपीरियर है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरकनेक्टेडनेस ऑर्गेनाइजेशन। The setting up of effective and efficient organization structure depends on efficient and competent management. अगर आपका जो स्ट्रक्चर है, जो लाइन अथॉरिटी, डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो स्ट्रक्चर हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपने एक इफेक्टिव और एफिशिएंटली बनाया है, तो आपका मैनेजमेंट भी एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वो बैकबोन है मैनेजमेंट का। Interconnectedness of management with organization क्या है? Efficient management largely depends on strong organization. अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा, तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज managers are architects or makers of organizational structure, and in management, managers are components of management who are also the drivers. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या है? आर्किटेक्ट है, वो क्रिएट करते हैं, मेकर से, और मैनेजमेंट में क्या है? वो एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स टेक एनी डाउट्स इफ यू हैव। एसओएल का स्टडी मटेरियल है, आप चेक कर सकते हैं। आप लोग ग्रुप बना लीजिए, अभी आपका 2 मंथ्स क्लासेस होंगे, 2 मंथ्स में आप लोग ग्रुप क्रिएट कीजिए। एट द एंड ऑफ द क्लासेस, जब आपके नेक्स्ट मंथ में जब क्लासेस होंगे तब मैं एक साथ सारे पीपीटीज आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, नोटबुक आप बना के रखिए आपके नोट्स के लिए, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लाइब्रेरी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके पीडीएफ फॉर्मेट भी ऑनलाइन में मिल जाते हैं। ये जो टेक्निकल थिंग्स है, जो कि किस सब्जेक्ट की क्या टाइमिंग्स है, वो आप आपके पोर्टल में चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज वहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं लोगों के, वो आप चेक करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एसओएल टीम मेंबर्स के। मोस्ट प्रोबेबली अभी जो सिचुएशन चल रहा है, ऑनलाइन पेपर ही होगा। स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करना है बेटा? स्टडी मटेरियल आपको आपके जो एसओएल पोर्टल है वहाँ पर स्टडी मटेरियल करके लिखा होगा, वहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, वेट अ सेकेंड। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मेरा ईमेल दे दूंगी, अगर उसमें भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, जब क्लास एंड हो जाएगा उसके बाद भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सो देयर इज नो डाउट रिलेटिंग टू
द सब्जेक्ट मैटर। बिजनेस मतलब बीइंग बिजी दिव्या, मैंने एक बार ऑलरेडी समझा दिया है। फर्स्ट फीचर क्या था? फर्स्ट फीचर इट डील्स, बिजनेस डील्स इन द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स जो है उसमें डील करते हैं, जो सामान है उसमें डील करते हैं, या फिर सर्विस रेंडर करते हैं। जैसे जो सलून्स होते हैं वो सर्विस रेंडर कर रहे हैं, राइट। और गुड्स जो अगर जैसे सोप बनाया जा रहा है, ये मार्कर बनाया जा रहा है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गुड्स। ठीक है, सो business deals in goods and services for value. ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आर नॉट द सेम। मैंने बता दिया, मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच है, उसके अंडर आता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई थिंक सो। और कोई डाउट है नहीं? मैं लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगी, आप लोग एक बार बात कर लीजिए टेक्निकल टीम से। नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए, क्लास को समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, आपके पोर्टल में ही होंगे। नहीं, बस जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है बुक्स परचेस करने के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई और डाउट्स होंगे तो प्लीज लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर इश्यू हो रहा है ज्वाइनिंग करने के लिए तो वो आप टेक्निकल टीम से बात कीजिए, आपके नंबर्स आपके पोर्टल्स में ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कोई स्टडी मटेरियल नहीं होते। स्टडी मटेरियल मीन्स जहाँ पर आपके कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई सारे कॉमन डाउट्स ही है, ठीक है, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। एग्जीक्यूटिव प्रोसेस मतलब जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो करते हैं, उसको एग्जीक्यूटिव प्रोसेस कहते हैं। जैसे सीईओ, सीएफओ, ये सब जब करते हैं, दैट इज so that's all for today. Let's end this class. जो भी आपके डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि संडे है वो मैं ले लूंगी। ठीक है, थैंक यू।